बचपन से ही उसके इर्द गिर्द अपराध की कहानियां घूमती थीं और फिर एक दिन वो खुद एक कहानी बन गया। ऐसी कहानी जिसे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सालों तक याद रखा गया। बाहर से शांत मगर अंदर एक सुलगता हुआ तूफान था। जब भी ये तूफान बाहर आता तो उसकी बंदूक से निकलती गोली किसी न किसी को सीधे दूसरी दुनिया भेज देती। 1980 के दशक के आखिर के सालों में वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सबसे ऊपर पहुंच चुका था। उस दौर में उससे बड़ा कोई शूटर नहीं था। उसका नाम दहशत का पर्याय बन चुका था और ये सब किसी मामूली गैंग के लिए नहीं बल्कि खुद दाऊद इब्राहिम के लिए करता था। जब दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन और अपनी पूरी टीम के साथ मुंबई छोड़कर दुबई की तरफ रुख किया तो वहां से ही उसने अपनी गैंग को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। मुंबई में उसने अपने सिंडिकेट की कमान 2 लोगों को सौंप दी, माया डोलस और दिलीप बुआ। दोनों अपने अपने तरीके से मुंबई पर राज कर रहे थे, लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह राज बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। एक वक्त ऐसा आया जब दाऊद को खुद ही इन दोनों से परेशानी होने लगी। कारण चाहे जो भी रहे हों, पावर का गलत इस्तेमाल, अति आत्मविश्वास या अपने बॉस के आदेश न मानना, मगर इसका अंजाम बेहद खतरनाक निकला। नतीजा था 1991 का शूटआउट 8 लोखंड वाला। अब सवाल यह है कि आखिर ये दिलीप बुआ कौन था, उसकी शुरुआत कहां से हुई। अगर आप जानना चाहते हैं कि बचपन की संगत जवानी में क्या रंग दिखा सकती है तो दिलीप बुआ की कहानी बिल्कुल सही मिसाल है। मुंबई में विक्रोली और भांडुप के करीब बसा घाटकोपर कभी अपराध की राजधानी माना जाता था। छोटा राजन और बड़ा राजन का इलाका भी यही था और इसी के नजदीक था कांजूर मार्ग, एक ऐसा इलाका जहां हर गली हर मोड़ पर या तो शराब बनती थी या सट्टा खेला जाता था या फिर स्मगलिंग का माल उतारा जाता था। यार तू भी आजा, आज बड़ी मस्ती है, ताश की गड्डी भी नहीं है और दारू भी माल बनी है। ऐसी आवाजें दिलीप बुआ ने बचपन से सुनी थी। जिन गलियों से वो रोज गुजरता था वहां हर कोने में अपराध फलता फूलता था। धीरे धीरे उसका झुकाव भी उसी तरफ हो गया। बचपन में ही उसने देख लिया था कि इस रास्ते में पैसा, रुतबा और डर सब कुछ मिलता है। उसका पहला जुड़ाव हुआ माया डोलस से, वही माया डोलस जो आगे चलकर खुद एक कुख्यात नाम बन गया। उस वक्त मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अशोक जोशी, अरुण गवली और माया डोलस तीनों तेजी से उभर रहे थे। फिर उन्होंने मिलकर एक गैंग बनाई, BRI गैंग। इस गैंग में रामा नायक, बाबू रेशम और अरुण गवली लीड कर रहे थे। धीरे धीरे दिलीप बुआ भी इस गैंग का जरूरी हिस्सा बन गया। अब तो तू बड़ा आदमी बन गया बे दिलीप। बड़ा बनने का सपना देखा नहीं जाता भाई, छीनना पढ़ता है। शब्द उसके कम थे लेकिन गोलियां ज्यादा बोलती थी। उसका टारगेट एकदम साफ होता और निशाना कभी चूकता नहीं था। मुंबई की गलियों में उसका नाम खौफ बन चुका था, पर यही खेल ज्यादा दिन नहीं चल पाया। दाऊद इब्राहिम को जब लगने लगा कि उसके बनाए मोहरे अब खुद को राजा समझने लगे हैं तो उसने बोर्ड ही बदलने का फैसला कर लिया। और फिर हुआ वो फायरिंग जिसने मुंबई को हिला दिया। दिलीप बुआ की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब एक शहर के सपने गोलियों की आवाज में दबा दिए जाते थे। अरुण गवली के लिए रामानायक सिर्फ एक डॉन नहीं बल्कि एक गुरु था, उसका उस्ताद। उसे देख देख कर ही उसने अपराध की दुनिया में अपने कदम जमाए। उसी रामानायक की गैंग के लिए माया डोलस और दिलीप बुआ भी काम करने लगे थे। उस वक्त BRI गैंग में रामानायक की ही सबसे ज्यादा चलती थी। उसकी एक बात और सब चुप। BR गैंग में एक और नाम बहुत तेजी से उभरा था, किरण वलवंकर। ये नाम बाहर वालों के लिए अनजान हो सकता है मगर अंडरवर्ल्ड की गलियों में इसका खौफ अलग ही था। किरण भाई को फोन कर दो, अगर वो बोले तो डील फाइनल। किरण वलवंकर BR गैंग का मेन शूटर था। जो भी एक्सटॉर्शन की डील करनी होती, सामने वाले से बातचीत करनी होती या किसी को डर के साए में जीने पर मजबूर करना होता, वो सारा काम किरण ही करता। लेकिन जो बात सबसे दिलचस्प थी वो ये कि जितना खतरनाक बाहर से दिखता था, अंदर से उतना ही दरिया दिल था। लोग कहते थे, किरण भाई एक बार बात कर लें तो आधा गुस्सा वैसे ही खत्म हो जाता है। उसका घर प्रतीक्षा नगर के पास सरदार नगर की एक कॉलोनी में था जो महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंगों में से एक थी और उसी बिल्डिंग में उसके ठीक बगल वाले फ्लैट में जन्मा था माया डोलस। मतलब कह सकते हैं कि दोनों की किस्मत एक ही छत के नीचे लिखी जा रही थी। सायन हॉस्पिटल के पास बसा प्रतीक्षा नगर उस वक्त अंडरवर्ल्ड का हॉटस्पॉट था और यही वो जगह थी जहां माया डोलस और किरण की दोस्ती गहरी होती गई।
धीरे धीरे किरण ने माया को भी अपने साथ काम देना शुरू किया। अबे माया, अब तू सिर्फ पड़ोसी नहीं, मेरा बंदा भी है। तैयार रह, तेरा असली खेल शुरू होने वाला है। माया, जो शुरू में सिर्फ एक बेकाबू लड़का था, अब बीआर गैंग का हिस्सा बन चुका था। फिर उसका संपर्क हुआ अशोक जोशी से, जिसने कांजूरमार्ग से अपना नया क्रिमिनल नेटवर्क शुरू किया। माया ने तुरंत अपना झुकाव उस तरफ किया और अशोक जोशी के लिए काम करने लगा। यहीं पर उसकी मुलाकात हुई दिलीप बुआ से, और जैसे दो बारूद एक साथ जलते हैं, वैसे ही दोनों की दोस्ती ने अंडरवर्ल्ड में हलचल मचा दी। बात सिर्फ दोस्ती की नहीं थी, दोनों का बैकग्राउंड, उम्र और सोच बहुत कुछ मेल खाता था। दोनों का जन्म भी 1966 में हुआ था। दोनों का गुस्सा, दोनों की जिद और दोनों का बेतुका जुनून एक जैसा था। माया के जरिए दिलीप की मुलाकात फिर किरण से हुई, और किरण ही वो शख्स बना जिसने दिलीप को रामा नायक से मिलवाया। रामा भाई, ये है दिलीप बुआ, काम में भरोसा रखो। यह लड़का सिचुएशन को समझता नहीं, सीधा कंट्रोल करता है। रामा नायक पहली ही मुलाकात में दिलीप से प्रभावित हो गया। उसकी पर्सनैलिटी, फिजिकल फिटनेस, आंखों में जलती आग, सब कुछ रामा को उस पुराने वक्त की याद दिला गया जब वो खुद भी इसी जोश से भरा हुआ था। धीरे धीरे दिलीप ने अपने अंदाज से रामा को और ज्यादा इंप्रेस किया। उसका अपराध करने का तरीका बाकी गैंगस्टर्स से बिल्कुल अलग था, फास्ट, प्लान्ड और बेखौफ। एक दिन रामा ने कहा, दिलीप, अब तू मेरे साथ रहेगा, सिर्फ मेरा आदमी नहीं, मेरा बॉडीगार्ड बनकर। बस यहीं से दिलीप की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। अब वो सिर्फ एक गैंग का हिस्सा नहीं था, बल्कि सीधे रामा नायक के साये में था। एक ऐसा साया जिसकी वजह से वो अंडरवर्ल्ड के असली नक्शे में दर्ज हो गया। और इस तरह पड़ोसी बनने से शुरू हुई एक मुलाकात धीरे धीरे अपराध के साम्राज्य तक पहुंच गई, जहां दोस्ती, धोखा और खून खराबा एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू थे। दिलीप बुआ की जिंदगी की सबसे हैरान कर देने वाली चाल वो थी जब उसने अपने ही उस्ताद रामा नायक का खेल खत्म कर दिया। ये वही रामा था जिसने दिलीप को उठाया, उसे नाम दिया और अपने बॉडीगार्ड जैसा ट्रीट किया। लेकिन अंडरवर्ल्ड में न तो रिश्ते टिकते हैं, न एहसान। असल में बात शुरू हुई एक प्रॉपर्टी विवाद से। मामला बढ़ा तो फैसला सुनाने की बारी आई और दाऊद इब्राहिम ने साफ तौर पर रामा नायक के खिलाफ बोल दिया। ये बात रामा को नागवार गुजरी। वो अब खुद को दाऊद से अलग करके अपनी गैंग चलाने लगा, एक इंडिपेंडेंट डॉन के रूप में। अब वो दाऊद का सीधा कंपटीटर बन चुका था। अब मैं किसी के नीचे काम नहीं करूंगा, अब मेरी शर्तों पर यह शहर चलेगा। उधर दाऊद की नजर दिलीप बुआ पर पहले ही टिक चुकी थी। उसके अंदर का वहशत, उसकी समझ और उसकी वफादारी को तौलकर दाऊद ने फैसला किया, रामा नायक को खत्म करना है और उसके लिए सही आदमी सिर्फ दिलीप ही है। दाऊद ने खुद दिलीप को रामा की सुपारी दी और फिर एक दिन वही दिलीप जिसने रामा के लिए खून बहाया था, अब रामा का ही खून करने निकल पड़ा। इसी दौरान बीआर गैंग की हालत भी बदल रही थी। बाबू रेशम की हत्या हो चुकी थी। अब अरुण गवली ही इस गैंग का चेहरा बन चुका था। उसने दिलीप बुआ और अशोक जोशी दोनों को अपने साथ जोड़ लिया था। दूसरी तरफ माया डोलस भी अब अरुण गवली के लिए काम करने लगा था। लेकिन जैसा अक्सर अंडरवर्ल्ड में होता है, वहां दोस्तियां जल्दी दुश्मनी में बदल जाती हैं। माया का झगड़ा अब अमर नायक गैंग से शुरू हो चुका था। साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अमर नायक ने कसम खाई थी। मगर माया तक हाथ डालना आसान नहीं था, क्योंकि उसे अरुण गवली का खुला संरक्षण मिला हुआ था। बात इतनी बिगड़ गई कि मुंबई की सड़कों पर गैंग वॉर खुलकर होने लगी। आगे चलकर हालात इतने गंभीर हो गए कि दोनों गैंगों के बीच एक सुलह बैठक बुलाई गई। इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हुए। सबने कोशिश की कि अमर नायक और अरुण गवली किसी समझौते पर पहुंच जाए। बैठक में अमर नायक ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने खेल ही बदल दिया। मैं माफ तभी करूंगा जब माया डोलस को मेरे हवाले किया जाएगा। अरुण गवली ने कुछ देर सोचा और फिर आंखें झुकाकर हामी भर दी। यह खबर जब माया डोलस तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसके लिए मैंने खून बहाया, उसी ने मुझे बेच दिया। माया ने तुरंत दगड़ी चाल अरुण गवली का अड्डा छोड़ दिया और कांजूरमार्ग में अशोक जोशी के पास जाकर शरण ले ली। अब खेल और पेचीदा हो चुका था। अशोक जोशी वैसे भी छोटा राजन से दुश्मनी पाले बैठा था और छोटा राजन कोई छोटा नाम नहीं था। वो सीधे दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। मतलब साफ था,
मायाडोलस अब एक ऐसे शख्स के साथ खड़ा था जो दाऊद से सीधे टकराव ले रहा था। इधर दिलीप बुआ की हरकतों से उसका परिवार परेशान हो चुका था। वो पूरी तरह अपराध की दुनिया में समा गया था। उसका नाम अब केवल पुलिस की फाइलों में नहीं बल्कि लोकल अखबारों की सुर्खियों में भी दिखने लगा था। थककर उसके घर वाले कांजूरमार्ग छोड़कर तिलक नगर शिफ्ट हो गए। तिलक नगर वही इलाका जहां छोटा राजन रहा करता था। उस वक्त तक बड़ा राजन मारा जा चुका था और छोटा राजन ने उसकी पूरी गैंग को खुद संभाल लिया था। अब वो वर्धा राजन मुदलियार के साथ मिलकर अपनी गैंग को बढ़ा रहा था। इस बार जो चाल चली है ना भाई, सीधा दिल पे लगनी चाहिए, छोटा राजन ने कहा था। अब हर तरफ चालें ही चालें थीं। कोई गुरु से गद्दारी कर रहा था, कोई दोस्त से धोखा खा रहा था, कोई दुश्मन से बदला ले रहा था। मुंबई की गलियों में उस दौर की आवाजें गोलियों की तरह गूंज रही थीं और हर गोली के पीछे एक कहानी थी, जैसे दिलीप बुआ की ये कहानी। आगे की कहानी और भी टेढ़ी होती चली गई क्योंकि अब छोटा राजन सीधे दाऊद इब्राहिम के साथ काम करने लगा था। वो सिर्फ उसका आदमी नहीं रहा, अब वो उसका राइट हैंड बन चुका था। डी कंपनी के बड़े ऑपरेशंस की प्लानिंग से लेकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाने का काम छोटा राजन ही करता था। अब बात करें दिलीप बुआ की, तो उसके लिए वक्त पूरी तरह करवट ले रहा था। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली खेल तो अब शुरू हो रहा था। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। अब जिस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम से सीधी दुश्मनी लेकर कोई जिंदा नहीं बचता, वहां दिलीप बुआ जैसे लोग भी थे जो खुलकर डी कंपनी के खिलाफ काम कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक बैकडोर सुलह का रास्ता भी हमेशा खुला रखते थे। दिलीप बुआ की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। छोटा राजन के जरिए उसका डी कंपनी से संपर्क बना रहा। मायाडोलस और दिलीप बुआ, जो अब तक अशोक जोशी के लिए काम करते थे, उन्होंने अचानक कुछ करीबी साथियों को लेकर खुद को एक अलग बॉस घोषित कर दिया। अब हम किसी के नीचे नहीं, अब अपना नाम चलेगा। साल 1988 में दाऊद इब्राहिम के इशारे पर छोटा राजन के लोगों ने अशोक जोशी का गेम खत्म कर दिया। अशोक की हत्या एक बड़ा झटका था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस घटना से 3 हफ्ते पहले ही मायाडोलस और दिलीप बुआ उससे अलग हो चुके थे। ये इत्तेफाक था या प्लानिंग, ये कोई नहीं जानता, मगर शक की सुई जरूर घूमने लगी थी। अशोक जोशी की मौत के बाद छोटा राजन अपने लगभग 18 साथियों के साथ दुबई शिफ्ट हो गया, लेकिन जो लोग मुंबई में रह गए थे, माया, दिलीप और उनके साथी, उन्होंने अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों को जारी रखा। एक्सटॉर्शन, अवैध वसूली, सट्टा, शराब, जुए के अड्डे, हर चीज पर इनका कब्जा था। बिल्डर्स, व्यापारी, यहां तक कि कुछ फिल्मी हस्तियों को भी ये धमकाकर पैसे वसूलते थे। अब सवाल ये उठा, आखिर इतने बड़े लेवल पर काम करने का हौसला और हिम्मत इन्हें कहां से मिल रही थी? असल में जितना ये दिखते थे अकेले, उतने थे नहीं। इनका असली सहारा अब भी डी कंपनी ही थी। छोटा राजन भले ही दुबई में था, मगर वहां से वह लगातार ऑर्डर पास करता था। मुंबई की गलियों में ये लोग अब छोटे मोटे गुंडे नहीं, बल्कि पावरफुल ऑपरेटर्स बन चुके थे, डी कंपनी के इशारों पर पूरा शहर हिलाने वाले। इसी बीच मुंबई में छोटा राजन की जगह खाली हो चुकी थी, क्योंकि वो पूरी तरह दुबई शिफ्ट हो गया था। उधर तिलक नगर के पास की खाड़ी को भरकर नई बस्ती बसाने की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। सरकार का फोकस अब न्यू तिलक नगर पर था। इस काम के लिए उस खाड़ी को भरना बेहद जरूरी था। वहां पत्थर, रेत, बजरी और दूसरी चीजें ट्रकों में भरकर लाई जाती और फिर उन्हें खाड़ी में डंप किया जाता था, ताकि जमीन को लेवल किया जा सके। इस पूरे काम का ठेका पनवेल के एक ताकतवर और रसूखदार आदमी राम सेठ ठाकुर के पास था। राम सेठ के ट्रक दिन रात खाड़ी की तरफ आ जा रहे थे। ब्रिज बनाया जा रहा था, खाड़ी को पार करने का रास्ता तैयार हो रहा था, और इसी के साथ साथ कुछ और खेल भी शुरू होने वाले थे, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया को फिर से हिला देने वाले थे। तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, ये तो बस आगाज है। आपने बसई वीरा नाला सुपारा के भाई ठाकुर का नाम तो जरूर सुना होगा। वो इंसान नहीं, इलाके का कानून था। उसकी मर्जी के बिना वहां कोई पत्ता तक नहीं हिलता था। ठीक ऐसा ही रुतबा पनवेल और न्यू बॉम्बे के इलाके में राम सेठ ठाकुर का था। बहुत ही दबदबे वाला नाम। राम सेठ न सिर्फ इलाके का बाप था, बल्कि बाद में तो एमएलए बना और फिर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट भी। उसकी मौत के बाद उसका बेटा
प्रशांत ठाकुर उसी कुर्सी पर बैठा। ये परिवार सिर्फ रसूखदार नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत का दूसरा नाम था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दिलीप बुआ एक आम से परिवार से निकलकर इस ताकतवर शख्स को घुटनों पर लाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल तिलक नगर की खाड़ी को पाटने का काम चल रहा था। वहां एक ब्रिज बनाया जा रहा था और रोज ट्रकों में पत्थर, मिट्टी और मलबा लाया जाता था। उन ट्रकों की निगरानी करने वाला कोई नहीं था सिवाय एक शख्स के, और वो था दिलीप बुआ। वो अपनी कार्बाइन लेकर ब्रिज के पास खड़ा रहता और जैसे ही रामसेठ ठाकुर के ट्रक आते, रुक, पैसा निकाल और फिर जा। हर ट्रक से वसूली करता था, और वो भी अकेले। न कोई गैंग, न कोई बैकअप, सिर्फ कार्बाइन और हिम्मत। उस वक्त दिलीप बुआ के साथ कोई टीम नहीं थी, लेकिन दिल में आग और आंखों में जुनून था। उधर उसी इलाके में यशवंत जाधव नाम का एक और खिलाड़ी उभर रहा था। वो केबल ऑपरेटर था और उस वक्त केबल का धंधा एक चलती फिरती मशीन थी। पैसा ही पैसा। यशवंत न्यू तिलक नगर में अपने धंधे को बढ़ा रहा था, लेकिन साथ में दूसरों को काम करने से रोक भी रहा था, खासकर ओल्ड तिलक नगर से आने वाले लोगों को। अब ओल्ड तिलक नगर छोटा राजन का इलाका था। उसके लड़के वहां केबल का काम कर रहे थे। जब दिलीप बुआ को इस बात की भनक लगी तो उसने बिना देर किए सीधा एक्शन लिया। वो अकेले ही यशवंत जाधव के पास पहुंचा, हाथ में वही कार्बाइन, और गुस्से में सीधा कनपट्टी पर रख दी। देख यशवंत, ओल्ड तिलक नगर के किसी भी लड़के को धमकाया या हाथ लगाया तो अगली बार जब मैं आऊंगा तो तुझे जिंदा छोड़कर नहीं जाऊंगा। बस इस एक लाइन ने यशवंत की हकीकत बदल दी। उसने न सिर्फ ओल्ड तिलक नगर के लड़कों को काम करने दिया, बल्कि उनके लिए रास्ता भी खोला। अब धीरे धीरे तिलक नगर में दिलीप बुआ का सिक्का जमने लगा। वो यहीं का होकर रह गया और अपनी हुकूमत जमाई। वहीं दूसरी तरफ माया डोलस की चालें कुछ और ही थीं। वो कभी एक जगह टिकता नहीं था, कभी थाना, कभी दूसरी बस्तियां, बार बार अड्डे बदलते हुए एक दिन वो पहुंचा अशोक जोशी के पुराने इलाके में। वहां उसने देखा कि आज भी लोग अशोक जोशी के नाम की इज्जत करते हैं। यह सुनकर माया डोलस थोड़ा सहम गया, क्योंकि वो जानता था कि कभी उसी अशोक के साथ खड़ा था और अब उसकी कहानी उस जमीन पर सुन रहा है जहां उसका नाम आज भी जिंदा था। गणेश उत्सव का वक्त था। हर गली में रोशनी थी, हर मोड़ पर भक्ति का माहौल। लेकिन कांजूर मार्ग के एक पंडाल में कुछ अलग ही माहौल था। वहां बप्पा की मूर्ति के ठीक बगल में अशोक जोशी की बड़ी सी फोटो टंगी थी। फोटो पर फूलों का हार था और चेहरे पर वही तेवर जो कभी कांजूर मार्ग की गलियों में चलता था। वो पंडाल सिर्फ गणपति का नहीं था, वो एक इमोशन था, एक याद, एक बयान कि अशोक भाई आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनके पुराने साथी, उनके नाम पर चलने वाले लड़के सब वहीं मौजूद थे। माहौल इज्जत वाला था। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह हकीकत गले से नीचे नहीं उतर रही थी। माया डोलस और दिलीप बुआ को यह बात चुभ रही थी। दोनों को लग रहा था कि उनकी दहशत का कोई वजूद ही नहीं बचा है। दोनों के अंदर गुस्सा भी था और अहंकार भी। उन्होंने अपने कुछ साथियों को साथ लिया, थोड़ा नशा किया और सीधा उस पंडाल में घुस पड़े। भीड़ भरा पंडाल था। लोग बप्पा के दर्शन कर रहे थे, लेकिन माया और बुआ की नजर फोटो पर थी, अशोक जोशी की फोटो। बिना कोई बात किए, बिना कोई चेतावनी दिए, इन दोनों ने अपनी ऑटोमेटिक गन निकाली और जहां फोटो टंगी थी वहीं पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। चारों तरफ भगदड़ मच गई। बच्चे रोने लगे, औरतें चिल्लाने लगीं। पंडाल की हवा एक झटके में बारूद से भर गई। गोलियों से 5 लोग मौके पर ढेर हो गए, जिनमें से कोई साधारण दुकानदार था, कोई ऑफिस जा रहा था, यानी कोई भी अपराधी नहीं था। यह सिर्फ बदले का जुनून था, या कहो एक मैसेज। पूरा इलाका हिल गया। पुलिस तक खबर पहुंचते ही अफसरों की नींद उड़ गई, क्योंकि मामला सिर्फ फायरिंग का नहीं था। मामला एकदम सीधा कानून के मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। इसी एक वारदात ने माया और बुआ को मुंबई पुलिस की टॉप मोस्ट हिट लिस्ट में पहुंचा दिया। अब ये दोनों किसी भी वक्त मारे जा सकते थे। लेकिन इस कहानी की असली जड़ें तो उससे भी पीछे जाती हैं। जब साल 1989 में दिलीप बुआ थाने जेल में बंद था, तभी कांजूर मार्ग के डॉन अशोक जोशी की हत्या हो चुकी थी और उनकी पूरी गैंग दगड़ी चाल के नेटवर्क से जुड़ चुकी थी। उसी वक्त जेल में दिलीप बुआ के साथ अशोक जोशी के राइट हैंड माने जाने वाले कई खूंखार गैंगस्टर भी बंद थे। योगेश पराडकर उर्फ परडिया बंधु, पांड्या पांडुरंग मढ़वी, विनू करंजेकर उर्फ विनू बावा, सुधीर सुरवे और नामदेव पाटिल। इन सब ने मिलकर दिलीप बुआ पर जानलेवा हमला कर दिया। कहते हैं कि अलार्म बजाने के लिए
इन्होंने जेल की 15 फीट ऊंची दीवार तक फांद ली थी। जेल का पूरा सिस्टम हिल गया था, लेकिन बुवा की किस्मत उस दिन उसके साथ थी। वो बाल बाल बच गया। लेकिन सर जी, ये वो टाइप का बंदा था जो हमला भूलता नहीं था और बदला कभी छोड़ता नहीं था। वो अंदर ही अंदर पागल हो चुका था। अब किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये लाइन उसके दिल में एक आग की तरह जल रही थी। जेल से निकलते ही बुवा ने माया को साथ लिया और दोनों ने कांजूर गांव में खुलेआम बीच बाजार में AK-47 लेकर गोलियां बरसाईं। ना कोई प्लान, ना कोई टारगेट, बस गोली, और वो भी आम लोगों पर। कई सीधे साधे लोग मारे गए जिनका किसी गैंग से कोई लेना देना ही नहीं था। ये सिर्फ एक गैंगवार नहीं थी, ये पूरी मुंबई के दिमाग में डर बैठाने वाला हमला था। और उस वक्त बुवा और माया दोनों को लग रहा था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। असल में ये दोनों पहले दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते थे। वही उगाही, वही धमकियां, वही वसूली। लेकिन जब उन लोगों ने देख लिया कि दाऊद खुद उनके क्लाइंट से डील करने लगा है, तब उन्हें लगा कि अब उनके पास खुद का नाम बनाने का वक्त है। दाऊद अक्सर कहता, उससे पैसा मत लेना, मैं खुद देख लूंगा। लेकिन माया और बुआ अब किसी की नहीं सुनते थे। अब हम अपने नियम खुद बनाएंगे। और यहीं से इनकी सीधी भिड़ंत दाऊद से हो गई। अब ये लोग अपनी गैंग चला रहे थे, अपने टारगेट चुनते थे और अपने तरीके से पैसे वसूलते थे। दाऊद को यह बात सीधा चैलेंज लग रही थी। उसने मुंबई पुलिस को इनकी डिटेल देना शुरू कर दी। इनको ठोक दो, फ्री हैंड है, ये साफ साफ पैगाम दिया गया था। मुंबई पुलिस को भी अब एनकाउंटर की खुली छूट मिल चुकी थी। दिलीप बुवा और माया डोलस ने लोखंडवाला की स्वाति बिल्डिंग में एक फ्लैट किराए पर लिया था। वहां से अपने ऑपरेशन चला रहे थे, लेकिन फ्लैट के पड़ोसी तक नहीं जानते थे कि उनके बगल में कौन कौन रह रहा है। पुलिस को मूवमेंट का अंदाजा नहीं था, कब आते हैं कब जाते हैं कोई नहीं जानता था। लेकिन वक्त हर किसी को पकड़ लेता है। साल 1991 का एक दिन पक्की खबर मिलती है कि सब गैंगस्टर उस फ्लैट में मौजूद हैं। अफसर आफताब अहमद खान अपनी टीम लेकर पहुंच जाते हैं और पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सरेंडर करो, माइक से ऐलान होता है, लेकिन जवाब में गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। 4 घंटे तक फायरिंग चलती है। बुआ की प्लानिंग थी, बस कार तक पहुंच जाऊं, फिर सबको चकमा देकर निकल जाऊंगा, क्योंकि उसकी कार हमेशा तैयार रहती थी, चाबी लगी हुई, बस बैठो और भाग जाओ। लेकिन उस दिन पुलिस ने वक्त ही नहीं दिया। जैसे ही बुआ बाहर निकला, ठाएं ठाएं ठाएं, एक के बाद एक गोलियां उसके जिस्म को छलनी कर देती हैं। माया डोलस भी वहीं ढेर हो गया। उम्र सिर्फ 25 साल। अगर आपने शूट आउट एट लोखंडवाला देखी है तो समझ लीजिए कि वो इसी सच्ची कहानी से निकली फिल्म है। फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्म में जो बताया गया वो सिर्फ आधी हकीकत थी, असल कहानी आप अभी सुन चुके हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये रियल गैंगस्टर स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक सच्ची कहानी के साथ। तब तक बाय बाय और अपना ख्याल रखना।